नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पंकज जांगीट एडुकेटर पर। देखिए, हमने चैप्टर नंबर 3 यानी कि मैट्रिक्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। और आज हम पढ़ेंगे सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट के बारे में। और ये वीडियो है वो डिटर्मिनेंट की जो थ्योरी का पार्ट है वो लेके आया है। देखिए, सारणिक या मैट्रिक्स कहाँ से आया था। तो सबसे पहले जो गणितज्ञ आर्थर कैले थे ना, उन्होंने समीकरणों को हल करने का प्रयास किया था। और तब उन्होंने आव्यूह या मैट्रिक्स का जो सिद्धांत है उसकी जानकारी वहाँ से हुई थी। देखिए, मैट्रिक्स तो क्या है कि कोई भी एलिमेंट्स हैं या फिर फंक्शन है, उनको एक सुव्यवस्थित क्रम में जो व्यवस्थित करने का जो तरीका है, सिर्फ वो क्या है, एक मैट्रिक्स है। लेकिन सारणिक उससे थोड़ा अलग है। तो आप देखिए, जब समीकरण निकाय का आप हल ज्ञात करेंगे तो कोई भी समीकरण निकाय, जैसे ये मान लीजिए कि a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। तो जो ऑर्थर कैले थे, उन्होंने जब इसका हल ज्ञात करना चाहा तो इसके जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि इसके जो ये हैं a1 a2 b1 b2, इनको एक विशेष प्रकार की व्यवस्था में लिखा और उसी का नाम क्या था, मैट्रिक्स था। ठीक है। अब ये जो गुणांक थे जिनको लिखा था, और इसका हल क्या है, इसका हल ज्ञात करने के लिए उन्होंने जो वास्तविक संख्याएं ज्ञात करनी चाहिए वो क्या थी, a1 b2 माइनस b1 a2, तथा ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, शून्य के बराबर। इसलिए ये जो संख्या है वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और इसी को उन्होंने जिस रूप में लिखा वो फिर आगे चलकर क्या नाम हुआ उसका, सारणिक। तो देखिए, सारणिक क्या है, सारणिक उन्हीं अवयवों की एक मान है। मैट्रिक्स है उसका कोई मान नहीं होता, जबकि सारणिक का मान होता है। किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको जितनी चर राशियां जो होती हैं उतने ही समीकरण की भी आवश्यकता होती है। ये तो आपको बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि सारणिक में जितने स्तंभ होंगे, सारणिक में जितने स्तंभ होंगे उतने ही क्या होंगे, कॉलम होंगे। सारणिक में स्तंभ और जो रो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब सारणी में पंक्ति और स्तंभ क्या होंगे, हमेशा समान। फिर है कि एक आव्यूह को अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं यदि सारणिक ए का मान क्या नहीं, किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। क्या हो, जीरो के बराबर। देखिए, ये अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय क्या होता है, एक ऐसा आव्यूह जिसके सारणिक का मान अगर क्या हो, जीरो हो, तो उसको बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय। और अगर जिसके सारणिक का मान जीरो नहीं हो, नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसको बोलेंगे व्युत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, और इसको बोलेंगे इरिवर्सिबल। ठीक है। अब देखिए सारणी की परिभाषा कि माना ए बराबर मैट्रिक्स ए आई जे एक एन क्रम का वर्ग आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह। ध्यान रखना है क्या है, वर्ग आव्यूह है। तब एक अद्वितीय संख्या डिटर्मिनेंट ए आई जे आव्यूह ए की सारणी कहलाएगी तथा इसे सारणिक ए या डिटर्मिनेंट ए। देखिए, ये जो साइन है वो क्या है, ये जो साइन है वो मोड का नहीं है, क्या है, सारणिक है। इसको क्या बोलेंगे, सारणिक। आगे देखिए कि माना ए, किसी भी सारणी का मान ज्ञात करने के लिए देखिए आप कि एक क्रम की सारणी का मान क्या होगा। माना ए बराबर मैट्रिक्स ए है, एक क्रम का वर्ग आव्यूह है, तब सारणिक ए का मान क्या होगा, उसी एलिमेंट के बराबर होगा जो सारणी का अवयव है। अब आप यहाँ पर इजीली ये फाइंड कर सकते हो कि ये जो साइन लगा हुआ है वो क्या है, सारणिक है, ना कि मोड है। जैसे इसी मैट्रिक्स में ये जो नंबर है वो कितना है, 3, तो इसके सारणिक का मान कितना आया है, 3 है। इसका मान क्या है, -3 है, यहाँ पर माइनस है, -3 है, तो इसकी सारणिक का जो मान आएगा वो कितना आएगा, -3 आएगा। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि ये जो है, ये जो साइन है वो क्या है,
सारणिक का साइन है, मापांक नहीं है, और मापांक और सारणिक दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर आप देखिए द्वितीय क्रम की सारणिक का मान कैसे निकालेंगे। कोई भी दो क्रम की अगर कोई सारणिक आपको दी हुई है तो उसका मान इस तरह से निकालेंगे कि ये वाला जो एलिमेंट है A1 वो इसके सामने वाले एलिमेंट B2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन, और ये जो B1 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, A2 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मान क्या आ गया, A1 B2 माइनस A2 B1, और ये किसका मान है, सारणिक A का मान है। सारणिक A अग्र विकर्णों के अवयवों का गुणा माइनस पिछले विकर्ण के अवयवों का गुणा। देखिए आपने मैट्रिक्स में भी पढ़ा था कि इस तरह से अगर कोई मैट्रिक्स हो A11 A12 A21 A22, तो ये जो आपके पास था ये क्या था, लीडिंग डायगोनल यानी अग्रग विकर्ण। तो अग्रग विकर्ण जब सारणी का मान निकालेंगे 2 क्रॉस 2 की का, तो अग्रग विकर्ण के यानी कि लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई माइनस बैक जो डायगोनल है पश्चिम या पिछला विकर्ण के अवयव हैं उनका गुणा है वो उसमें से माइनस कर देंगे। ये जितने भी एलिमेंट हैं वो इस सारणी के क्या कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे। और एक 2 क्रॉस 2 की जो सारणिक है उसमें टोटल कितने अवयव होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे, 4। अब देखिए कि तृतीय क्रम की कोई अगर सारणिक हो तो उसका मान किस तरह से ज्ञात किया जाएगा। देखिए ये एक 3 क्रॉस 3 क्रम की सारणिक है, वर्ग अवयव है, और ये क्या है, सारणिक है 3 क्रॉस 3 की। अब इसका मान आप किस तरह से निकालोगे, इसके लिए आपको इसका प्रसार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रसार। और प्रसार किस तरह से करेंगे, देखिए इसमें जो पहली पंक्ति है, कौन सी, पहली पंक्ति, उसके अनुसार इसका प्रसार किया गया है। प्रसार करते कैसे हैं, देखिए ये जो है वो पहला अवयव है A11, ठीक है। अब ये जो A11 है फिर है B1 और ये C1, इस पंक्ति के अकॉर्डिंग इसका प्रसार करेंगे। तो देखिए प्रसार करने के लिए सबसे पहले ये जो एलिमेंट हैं आप A11 के साथ इसका प्रसार कर रहे हो तो इसका जो रो और कॉलम है उसको क्या करेंगे, हाइड करेंगे। फिर जो बचा हुआ है भाग वो क्या है, B2 C2 B3 C3, ये इस तरह से एक सारणी के रूप में यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर माइनस का साइन आएगा, फिर ये B1, किसका साइन आएगा, माइनस का, और फिर B1। तो अब आप B1 जिस रो और कॉलम में है उसको क्या कर लोगे, हाइड कर लोगे, और बचा हुआ पार्ट क्या है, A2 C2 A3 C3, ये आ गया। ठीक इसी तरह से आप अगर आगे वाला C1 लिखोगे तो C1 जिस रो में है जिस कॉलम में है वो हाइड कर लोगे, और बचा हुआ पार्ट क्या है, A2 B2 A3 C3, ये रख दोगे। अब आप सोच रहे होगे कि ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, ये किस तरह से आ रहा है। तो देखिए कोई भी सारणिक होती है उसको हल करने के लिए इसमें ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह से साइन होते हैं, ठीक है। अगर कोई दो क्रम की सारणिक हो तो उसके लिए ये जो चिन्ह है वो इस तरह से हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब आगे आप देखिए कि ये जो सारणिक है, अब आपको 2 क्रॉस 2 की सारणिक का जो मान है वो निकालना आ गया। उसके लीडिंग डायगोनल में से उसका जो बैक डायगोनल है उसके एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई माइनस करते हैं, ठीक है। फिर जब इसको आप सिंपल करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2 C1 प्लस B3 C2 A1 प्लस C3 A2 B1, ये वैल्यू आ गई, ठीक है।
और इस 3x3 की सारणी में टोटल कितने अवयव होंगे? 9 होंगे। अब देखिए कि जो तीसरे क्रम की यानी कि 3x3 क्रम की कोई सारणी को उसको प्रसार करने के जो नियम है वो कौन कौन से हैं? तो इसके लिए देखिए कि प्रथम पंक्ति के अवयवों को एकांतर क्रम से धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह लगाकर लिखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस, यानी एकांतर क्रम में धनात्मक ऋणात्मक, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। ठीक है। दूसरा है क्या है, इन चिन्हों सहित अवयवों को द्वितीय क्रम की उन सारणिकों से क्रम से गुणा करें जो उस पंक्ति व स्तंभ का दमन करने से प्राप्त होती हैं। यह आपको समझाई दिया है। और इन गुणनफलों का योग तृतीय क्रम की सारणी का क्या होगा? मान हो जाएगा। अब ये एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो। इस एग्जाम्पल में देखिए आप कि एक सारणिक है। सारणिक क्या है? 3x3 की सारणिक है। 1 2 0 2 3 1 3 0 2, ये एक सारणिक है। ठीक है। अब इस सारणिक का आपको प्रसार करना है। तो प्रसार करने के लिए पहली पंक्ति से अगर इसका प्रसार करेंगे तो पहली पंक्ति के लिए जो चिन्ह है वो क्या है? प्लस माइनस प्लस है। तो पहला जो अवयव है 1, इस 1 से इसका जब प्रसार करेंगे तो ये जिस पंक्ति और रो और कॉलम में है उसको आपने हाइड कर लिया, बचा क्या? 3 1 0 2, ऐसे गुणा हो गया। फिर माइनस, और अब माइनस 2, दूसरा एलिमेंट क्या है? 2, ये इस रो में और इस कॉलम में ये आपने हाइड कर दिया, बचा क्या? 2 1 3 2, ये यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद प्लस आएगा 0, ये 0 है, आपने हाइड कर दिया, क्या बचा? 2 3 3 0, ये यहाँ पर रख दिया। और 2x2 का आपको बताया मान कैसे निकालते हैं, उसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट के प्रोडक्ट में से बैक डायगोनल के एलिमेंट के प्रोडक्ट को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। सिंपल करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 4, और इस तरह से इसका मान निकालेंगे। अब देखिए जो 3x3 की सारणिक होती है उसका मान ज्ञात करने के लिए एक और सूत्र होता है जिसको बोलते हैं तृतीय क्रम की सारणी का मान ज्ञात करने का सारूश आकृति। अब ये सारूश आकृति होती क्या है? देखिए कोई भी 3x3 की आपको अगर कोई सारणिक दी हुई है तो उसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके जो लीडिंग डायगोनल्स हैं, उसके जो लीडिंग डायगोनल्स हैं उनके एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट का एडिशन है उसमें से उसके बैक डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट का सम है वो माइनस करते हैं। अब देखिए निकालते कैसे हैं। आपको इस तरह से कोई भी एक सारणिक दिया हुआ हैगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर मैं इसमें से आपको पूछूं कि इसका लीडिंग डायगोनल कौन सा है तो लीडिंग डायगोनल होगा ये वाला A1 B2 और C3। तो सिर्फ एक ही लीडिंग डायगोनल आ रहा है। ठीक है। इसके लिए इसमें क्या करते हैं कि इसके जो आगे वाले दो, आगे यानी जो पहले वाले हैं, पहले वाले जो दो कॉलम हैं वो सारणी के बाहर की तरफ लिखेंगे, सारणी के बाहर की तरफ लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर आप इसके लीडिंग डायगोनल्स हैं और बैक जो डायगोनल्स है वो फाइंड करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये पहले ही लिखा हुआ है। इसमें ये क्या करेंगे आप, जो पहला और दूसरा कॉलम है वो यहाँ पर बाहर रख दिया। अब ये E1 B2 C3 ये इसका पहला लीडिंग डायगोनल है, ये B1 C3 A3 ये कौन सा हो गया? दूसरा। फिर ये C1 A2 B3 ये कौन सा हो गया? तीसरा। तो ये तो है लीडिंग डायगोनल, और इधर से ज्ञात करेंगे वो क्या है? इसके बैक डायगोनल्स हैं। तो लीडिंग डायगोनल्स जो हैं उनके प्रोडक्ट का सम माइनस बैक डायगोनल्स के प्रोडक्ट का सम, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? 3x3 की मैट्रिक्स की। उदाहरण देख लीजिए आप, ये कोई उदाहरण है सारणी का 3x3 की 1 2 -1 3 5 7 2 4 6। तो जब सारूश चित्र से या सारूश जो आकृति है उससे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो पहला और दूसरा कॉलम है वो आप सारणी के बाहर रखोगे। ये तीन जो लीडिंग डायगोनल हैं
ये निकालोगे, इनका प्रोडक्ट का सम करोगे, फिर माइनस, और ये जो 3 बैक डायगोनल्स हैं इनके प्रोडक्ट का सम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस 3x3 की जो डिटर्मिनेंट है, जो सारणिक है, उसका मान आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए सारणिक में और आव्यूह में यानी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में जो अंतर है वो क्या है। सबसे पहली बात कि आव्यूह सिर्फ एक सुव्यवस्थित रूप है संख्याओं को प्रदर्शित करने का, उसका कोई मान नहीं होता है। जबकि सारणिक का क्या है, एक निश्चित मान होता है। सारणिक का तो क्या है, एक निश्चित मान है, और आव्यूह कोई मान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ संख्याओं की एक व्यवस्था है। दूसरा है कि आव्यूह किसी भी क्रम के हो सकते हैं, जबकि सारणिक में पंक्ति और स्तंभों की संख्या हमेशा बराबर, यह आपने देख ली होगी। आव्यूह अलग अलग तरीका थी, जिस तरह से 1x1 का आव्यूह, 2x1 का, 1x3 का, इस तरह से अलग अलग आव्यूह थे, जिनको जैसे आप रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, अलग अलग नाम थे। लेकिन यहाँ पर जो सारणिक हैं वो हमेशा एक वर्ग मैट्रिक्स से ही बनती है, यानी उसका जो रो और कॉलम का नंबर है वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा, समान आएगा, बराबर आएगा। यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। फिर आप देखिए कि आव्यूह जो था, अगर हम उसके जो रो है और कॉलम है उनको जब बदलते थे तो आपको क्या मिलता था, जैसे ए कोई है मैट्रिक्स, उसके अगर रो और कॉलम को हम बदल देते थे तो आपको क्या मिलता था, ए का ट्रांसपोज मिलता था। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है। सारणिक में क्या है, चाहे आप उसका जो रो और कॉलम है उसको बदल दो, लेकिन सारणिक का मान जो है वो का वो ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप देखिए सारणिक के उपसारणिक तथा सैखंड। उपसारणिक को बोलते हैं माइनर और सैखंड को बोलेंगे कोफैक्टर। सैखंड को क्या बोलेंगे, कोफैक्टर बोलेंगे। अब आप देखेंगे कि ये सारणिक क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। जब हम 3x3 की आव्यूह का मान निकालते हैं तब उसमें जैसे पहली पंक्ति से मान निकालते हैं, तो जो पहला अवयव है A11 उसको हाइड करते हैं। हाइड किस तरह से करते हैं, A11 जिस रो और कॉलम में है उसका आप क्या करोगे, हाइड करोगे। तो हाइड करने के बाद जो बचा हुआ सारणिक है वो ही उस अवयव की उपसारणिक कहलाएगी, वो ही उस अवयव की उपसारणिक कहलाएगी। तो अगर मैं A11 के लिए निकालूं, किसके लिए, A11, तो A11 इस रो में, इस कॉलम में, ये मैंने पूरा हाइड कर दिया, तो बचा क्या, B2 C2 B3 C3। तो उसके लिए, किसके लिए, A11 के लिए B2 C2 B3 C3 एक क्या है, उप सारणिक है। क्या है, उप सारणिक। और इस उदाहरण में दिया हुआ है A2 के लिए, तो A2 कौन से रो में है, सेकंड रो में है, इस कॉलम में है, ठीक है। तो इसको आपने हाइड कर दिया, तो इसके बाद आपके पास क्या बचा, B1 C1 बचा और B3 C3। तो ये जो सारणिक है, क्या है, ये जो सारणिक है वो क्या होगी, A22 की उपसारणिक होगी। इस तरह से प्रत्येक अवयव के लिए आप उसकी उपसारणिक निकाल सकते हो। जो उपसारणिक का क्रम होगा, उपसारणिक का क्रम, वो हमेशा जिस क्रम की आपकी सारणिक है, जिस क्रम की आपकी सारणिक है, जैसे n×n की कोई सारणिक है, जैसे ए सारणिक है, किस क्रम की है, n×n की है, तो जो उपसारणिक होगी क्या होगी, उपसारणिक, उसका जो क्रम है वो हमेशा उससे एक एक कम आएगा। क्या आएगा, एक एक कम। कम कैसे आएगा, क्योंकि एक रो और एक कॉलम को आपने क्या कर दिया, हाइड कर दिया है। क्या कर दिया, हाइड कर दिया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे कोई भी एलिमेंट आप जैसे A11 का उपसारणिक निकाल रहे हो, किसका निकाल रहे हो, A11,
तो उसका जो उपसारणिक है उसको आप कैपिटल A11 लिखोगे। क्या लिखोगे? कैपिटल A11। या फिर मैं ये कहूँ, अगर कोई एलिमेंट Aij है, क्या है? Aij, तो उसका जो उपसारणिक है वो क्या लिखा जाएगा? Aij, कैपिटल Aij लिखा जाएगा। अब आप एक उदाहरण देख सकते हो, एक सारणिक आपके पास 2x2 का, उसमें अवयव 1 का उपसारणिक। अब अवयव 1 कहाँ पर है? A22 की जगह पे है। इस रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 2। तो 2 क्या है? उसका एक उप सारणिक है। अब देखिए जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो है सहखंड। क्या है? सहखंड या कोफैक्टर। क्या है? कोफैक्टर। अब देखिए जो कोफैक्टर है और जो माइनर है यानी कि उपसारणिक है, उनमें बहुत ही नज़दीक का संबंध है। सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है कि उपसारणिक में कोई चिन्ह नहीं है और सहखंड में अवयव के हिसाब से उसके साथ एक चिन्ह भी लगता है। किस तरह से लगेगा? उसके लिए कि किसी भी सारणी की आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ के प्रतिच्छेदन पर स्थित बिंदु ए आई जे का सहखंड क्या निकलेगा कि एफ आई जे इज इक्वल टू है -1 की पावर आई प्लस जे, और वो उपसारणिक यानी माइनर उपसारणिक का आपको निकालना आता ही है। उसके साथ सिर्फ क्या है? ये चिन्ह की प्रॉपर्टी और है। उपसारणिक को किससे लिखते हैं? कैपिटल ए से लिखते हैं। ये आ गया। ठीक है। अब ये जो मैंने आपको पहले जो साइन वाली प्रॉपर्टी बताई है वो यही है। जिस तरह से पहला अवयव क्या होता है? A11, तो आई और जे का मान यहाँ पर क्या है? 1 है। 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2, और -1 की पावर 2 कितनी होगी? 1 होगी, यानी पॉजिटिव आएगा। अगर बात करूँ A2 की, A12, तो A12 के लिए क्या है? आई प्लस जे कितना हो गया? 3, तो ये विषम हो गया, तो ये माइनस। फिर A13 है, तो A13 के लिए क्या हो गया? 4 हो गया, और 4 क्या है? सम है, सम के लिए प्लस। इस तरह से इसीलिए ये पूरी सारणिक है वो आपको जो चिन्ह है वो कैसे याद रखने हैं? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये इस तरह से आप याद रख सकते हो। उदाहरण देख सकते हो आप। उदाहरण में देखिए आपको दिया हुआ है एक 3x3 का सारणिक है और इसके लिए अवयव 7 का सहखंड। अवयव 7। अब देखिए 7 कहाँ पर है? A11 की जगह है। यह हाइड किया। आपको पता है पहला अवयव के लिए जो चिन्ह है वो धनात्मक आएगा। क्या आएगा? धनात्मक। सारणी क्या बची है? 3 0 -5 2। इसका मान कितना आएगा? 3 दूनी 6 और -0, तो मान क्या आ गया? 6। इसी तरह से आप किसी भी अवयव का निकाल सकते हो। ये देखिए जो चिन्ह की परिपाटी है किस तरह से लिखा जाएगा, वो 2x2 और 3x3 के लिए यहाँ पर भी बताया हुआ है। अब देखिए सारणी का प्रसार। सारणी का प्रसार कैसे करते हैं? ये देखिए ये एक 3x3 की सारणिक है। अब इसका प्रसार है वो आप पहली पंक्ति के अनुसार करना सीखेंगे। पहली पंक्ति क्या है? A11 है, A12, A13। चिन्ह का आपको पता ही है, पहली पंक्ति के लिए जो चिन्ह है वो प्लस माइनस प्लस होता है। तो पहला जो अवयव है, पहला अवयव वो क्या है? A11 है। इसकी तरफ से जब आप इसका प्रसार करोगे तो इसका रो जो कॉलम है उसको हाइड कर लो। हाइड करने के बाद आपके पास इसका जो उपसारणिक बचेगा वो कितना है? A22, A23, A32, A33। ठीक है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर A12, इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? A12 है। अब A12 की तरफ से इसका प्रसार करोगे तो A12 2 + 1 कितना है? 3, तो इसके लिए चिन्ह कैसा आएगा? माइनस। ये इसका उपसारणिक है। फिर प्लस तीसरा जो एलिमेंट है उसके साथ इसका प्रसार करोगे तो A13 के लिए इसका उपसारणिक बन गया A21, A22, A31, A32। तो ये यहाँ पर आ गया। इसका मान आप निकाल सकते हो। अगर अब इसको आप उपसारणिक के फॉर्म में लिखोगे, A11 की जो उपसारणिक है उसको आप क्या लिखोगे? कैपिटल A11। ठीक है, A12 की क्या लिखोगे?
A12 और A13 के लिए A13, ये लिखोगे, लिख दिया, ठीक है। अब जो आपने ये लिखा है, ठीक है, अब आपने फैक्टर के लिए क्या पढ़ा है, फैक्टर सेकंड, फैक्टर के लिए क्या पढ़ा है कि f इक्वल टू क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे और ए आई जे, यही पढ़ा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो, किसके फॉर्म में, फैक्टर के फॉर्म में। और फैक्टर के फॉर्म में लिखने का मतलब है जो चिन्ह है वो हमेशा कैसा हो जाएगा, धनात्मक। तो कोई भी जो सारणिक है उसका मान किस तरह से लिख सकते हो आप, कि डेल बराबर A11 F11 प्लस A12 F12 प्लस A13 F13। इसी तरह से अगर आप इसका दूसरी पंक्ति के अनुसार प्रसार करोगे तो मान क्या आएगा, ये आएगा। तीसरी पंक्ति के अनुसार प्रसार करोगे तो क्या आएगा, ओके। अब आप देखिए आगे कि कोई भी सारणिक है, कोई भी सारणिक, उसका मान उसके किसी भी पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयवों एवं उनके संगत सहखंडों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। सारणी का विस्तार किसी भी पंक्ति या स्तंभ से किया जा सकता है। सारणी के प्रसार का यह नियम किसी भी सारणी क्रम की सारणी के लिए सत्य होता है। और सारणी का मान जल्दी से जल्दी आप निकाल सको, यानी कि इजीली निकाल सको, इसके लिए उसी पंक्ति का चूज करना चाहिए जिसमें अधिकतम अवयव क्या हो, शून्य हो। अधिकतम अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, क्योंकि अगर शून्य होंगे तो उनका उसके साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा और आपको कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब आप आगे देखिए कि सारणी के गुणधर्म क्या क्या हैं। सारणी के गुणधर्म, पहला गुणधर्म है कि यदि किसी सारणी के समस्त पंक्तियों को स्तंभों और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूँ तो मैट्रिक्स में रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पे क्या बनता था, परिवर्त मैट्रिक्स। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप देख लीजिए कि कोई भी एक सारणिक है, एक सारणिक आपको दिया हुआ है A11 सॉरी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसकी जो रो और कॉलम हैं उनको आपने बदल दिया है। बदलने के बाद आप देखिए इसका जो सारूष चित्र से आप प्रसार करते हो वो आपने प्रसार किया है। उसके लिए क्या करेंगे, जो पहले 2 कॉलम्स होते हैं उन कॉलम से आपने इसको बाहर लिखा है। फिर इसके लीडिंग डायगोनल के जो प्रोडक्ट हैं उनका जो एडिशन है उसमें से बैक डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम है वो माइनस किए है, ठीक है। तो आप देखिए आगे वैल्यू क्या आई है, ये आई है। कौन सी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई। अब आप देखिए आगे दोनों की जो वैल्यूज आई है, यानी जो इंटरचेंज करने के पहले वैल्यू है और इंटरचेंज करने के बाद जो वैल्यू आई है, दोनों वैल्यूज क्या हैं, इक्वल है। दैट मीन्स दोनों जो डिटर्मिनेंट होते हैं वो उनकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। इसका मतलब है कि अगर आप के पास कोई एक मैट्रिक्स है और उसका परिवर्त मैट्रिक्स है यानी कि ट्रांसपोज है, तो उन दोनों का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे, तो उनकी वैल्यू भी क्या आएगी, सेम ही आएगी। अब आप दूसरा नियम देखिए कि यदि किसी सारणिक में 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को परस्पर विनिमय किया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। देखिए आपको एक सारणिक दिया हुआ है, दूसरा सारणिक जो है आपने क्या किया है, दूसरे सारणिक में इसका जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, ये कॉलम और एक ये कॉलम, इन दोनों कॉलम को आपने यहाँ पर इंटरचेंज किया है, एक दूसरे के साथ
बदल दिया। ठीक, अब जो पहले वाला सारणिक है डेल, उसका आपने सारूस चित्र से उसका प्रसार किया है, और जो दूसरा डिटर्मिनेंट है डेल वन, उसका प्रसार किया है। तो आप देख लीजिए कि इन दोनों इक्वेशंस से आपको क्या मिला है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो सेम आ रही है, सिर्फ क्या है, साइन बदल गया है। नेक्स्ट देखिए कि यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियों या दो स्तंभ सर्वसव हो, सर्वसव का मतलब है एकदम से समान, एज इट इज हो, तो सारणिक का मान शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। चेक कर लीजिए आप, आपके पास ये एक सारणिक दी हुई है। इस सारणिक में आप देख सकते हो कि इसकी जो दो रो हैं R1 R2, वो दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ABC ABC। जब आप सारूप चित्र से इसका प्रसार करोगे तो इसका मान क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। इसी तरह से अगर इसके कोई दो कॉलम, जैसे यहाँ पर C1 C3 जो कॉलम है वो भी क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अब आप इसका जब सारूप चित्र से प्रसार कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, शून्य मिल रहा है। इसका मतलब है कि किसी भी सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर सर्वसव हैं तो उस सारणिक का मान हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव को किसी अशून्य संख्या, ध्यान रखना अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त सारणिक का मान मूल सारणिक के मान तथा संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। अब आप देखिए क्या है, एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर रहे हो तो उसका जो मान है वो उस संख्या और उस सारणिक के मान के गुणनफल के बराबर होगा। यह आपको एक सारणिक दी हुई है। दूसरे में इसकी सारणिक का जो तीसरा रो है उसको आपने के से मल्टीप्लाई कर दिया है। तृतीय पंक्ति या तीसरा जो रो है उसको किससे मल्टीप्लाई किया है, के से। इसके बाद जब आप सारूप चित्र से इसका प्रसार करोगे, इसका मान निकालोगे, तो आपको मान क्या मिलेगा, ये जो के है इन सब में आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो इन दोनों से बाहर ये के क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और ये वैल्यू सिर्फ डिटर्मिनेंट की आ रही है। किसकी, डिटर्मिनेंट की। जो वैल्यू ये है, अगर गुणा करने से पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू क्या आ रही है, इस के साथ मल्टीप्लाई होकर आ रही है। यानी अगर इस संख्या किसी भी पंक्ति को या कॉलम को अगर आप किसी अशून्य संख्या से गुणा करोगे तो उस नई सारणिक का मान है, नई सारणिक का मान पहले वाली सारणिक से उतना ही गुना हो जाएगा जिस संख्या से आपने उसको गुना किया है। अब आप देखिए कि यदि किसी सारणी के प्रत्येक अवयव को के से गुणा करने पर प्राप्त सारणिक डेल वन हो, क्या है, प्रत्येक अवयव को गुणा करना है इस बार, तो डेल वन आपको जो मिला है के डेल, तो डेल का क्रम आप बता सकते हो कि किस क्रम का है वो। सिर्फ के से ही गुणा हो रहा है, इसका मतलब उसका क्रम क्या है, एक है। और अगर के स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब उसका कर्म कितना है, 2 है। फिर तीसरा आ रहा है के की पावर 3, तो इसका कर्म कितना होगा, 3 होगा। और 4 के लिए 4, n के लिए n होगा। कैसे, देखिए अगर मैं बात करूं सिर्फ 2 क्रॉस 2 की, किसकी बात कर रहा हूं, ये है। इसकी जो रो है इसको भी आपने के से मल्टीप्लाई किया और इसको भी किया। दोनों में से के कॉमन अगर आप लोगे तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर कॉमन आएगा। और ये अंदर जो सारणी का आपका है A1 B1 A2 B2 बच जाएगा। इसका मतलब
अगर यहाँ पर 2 आ रहा है तो ये सारणी किस क्रम की है? 2 क्रम की है। 3 आएगा तो 3 क्रम, n आएगा तो n क्रम। अब आप देखिए आगे कि यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग हो, क्या हो? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग हो, तो उस सारणिक को उसकी क्रम की 2 या अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या है? ध्यान से सुनिए कि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग हो, तो सारणिक को भी उसी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हो। ये सारणिक आपको दी हुई है। इसका जो पहला स्तंभ है वो 2 अवयवों के योग के रूप में लिखा हुआ है। तो जब इसका आप प्रसार करोगे, क्या करोगे? प्रसार करोगे, तो ये मान आएगा आपके पास। और इसको बिना प्रसार के देखिए सिंपल रूप में जो लिखने का तरीका है वो क्या है, वो देख लीजिए। यहां पर क्या आ रहा है? A1 के साथ D1 ऐड हो रहा है, A2 के साथ D2 और A3 के साथ D3 ऐड हो रहा है। तो क्या करेंगे? पहला जो कॉलम है, जो परिवर्तन है, यानी कि जो एडिशन हो रखा है वो किस में है? इसी कॉलम में। तो इस कॉलम के साथ ये D1 D2 D3 एक बार मत रखो, सिर्फ ये रखो, तो इससे एक सारणिक बन जाएगा। फिर प्लस, यहाँ पर क्या है? प्लस है, ठीक है। तो इस प्लस के अकॉर्डिंग ये प्लस, और फिर ऐड क्या हो रहा है? D1 D2 D3, तो इसका भी एक कॉलम ये बना दिया और एक नई सारणिक बन गई। इसमें ये आगे वाले दोनों कॉलम क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो इस तरह से किसी भी पंक्ति या स्तंभ में अगर कोई अवयव है वो 2 या 2 से अधिक अवयवों के योग के रूप में लिखा हुआ है, तो उसको आप इस तरह से 2 सारणिकों के रूप में लिख सकते हो। फिर है कि किसी भी सारणिक की पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव का कोई अचर गुणज जोड़ने या घटाने से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कोई भी सारणिक आपको दी हुई है, जिस तरह से ये मान लीजिए ये कोई सारणिक है। अब इस सारणिक के किसी भी पंक्ति या अवयव के पंक्ति या अवयव में आप किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी अचर संख्या से आप गुणा करोगे, फिर या तो जोड़ोगे या फिर घटाओगे, तब भी उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किस तरह से? इसका प्रूफ देखिए। आपके पास ये सारणिक है, फिर हमने क्या किया है? एक दूसरी सारणिक लिखी है, और वो किस तरह से लिखी गई है? उस सारणिक में जो प्रथम स्तंभ के अवयव हैं A1 A2 A3, उसमें तृतीय स्तंभ के प्रत्येक अवयव को K से गुणा करके उसमें जोड़ा गया है। ये तृतीय स्तंभ है, K से गुणा करके पहले स्तंभ में जोड़ा गया है। ठीक है। अब आप देखिए, आप क्या देखोगे कि इससे पहले आपने क्या पढ़ा है कि किसी भी सारणिक के अगर पंक्ति या स्तंभ में अवयव हैं वो 2 या 2 से अधिक के योग के रूप में लिखे हुए हैं, तो उनको आप 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हो। उस गुणधर्म का आप उपयोग करके इसको वापस से इन दो सारणिकों के रूप में लिख दोगे। अब ये मान क्या है? ये तो जो आपके पास दिया हुआ है वही है, पहला डिटर्मिनेंट है। अब यहां से आप क्या करोगे? के माइनस कर लोगे। के को क्या करोगे? आप कॉमन ले लोगे। के को कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के बाद इसका जो पहला है और तीसरा जो कॉलम है वो क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो जब दोनों कॉलम बराबर होंगे तो एक गुणधर्म आपने क्या पढ़ा है कि किसी भी सारणिक के 2 स्तंभ या 2 पंक्ति सर्वसम है तो उससे सारणिक का मान 0 होगा, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। और मान क्या आ जाएगा? डेल आ जाएगा।
नेक्स्ट आप देखिए कि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सहखंडों से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग क्या होगा? शून्य होगा। ये आपने जब सहखंड निकाले हैं तभी पढ़ लिया है कि कोई भी सारणिक है उसका प्रसार को आप उसके संगत सहखंडों के गुणन के रूप में लिख सकते हो कि डेल कोई एक सारणिक है। अगर आप प्रथम पंक्ति से उसका प्रसार कर रहे हो तो डेल बराबर क्या होगा? A11 F11 प्लस A12 F12 प्लस A13 F13, ये इसके प्रथम सारणी प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पे है। इसी तरह से आप दूसरी और तीसरी के लिए लिख सकते हो। लेकिन अगर आप इसको दूसरे इन्हीं जो फैक्टर्स हैं सहखंड हैं उनको अगर आप दूसरी पंक्ति के अवयवों के साथ लिख दोगे तो उसका मान क्या आ जाएगा? शून्य आएगा। यानी संगत सहखंडों के गुणनफल के रूप में ही लिख सकते हैं, दूसरे के साथ नहीं लिख सकते। आगे देखिए कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हों तो सारणी का मान क्या होगा? शून्य होगा। किसी भी सारणी के पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव अगर क्या हो जाएं शून्य तो उसका मान क्या होगा? शून्य होगा। फिर त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित सारणी का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा होता है। देखिए आपने त्रिभुजाकार जो मैट्रिक्स है वो पढ़ा है, दो तरह की होती हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी त्रिभुजाकार में जो सारणिक है उसका जो मान होगा, उसका जो मान है वो उसके जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हैं उनके मल्टीप्लाई के बराबर होगा। देखिए ये एक 2x2 का सारणिक है, इसके लीडिंग डायगोनल के नीचे का अवयव क्या है? शून्य है। तो ये कौन सा हुआ? अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट हो गया है। तो इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या आएगी? इसका जो लीडिंग डायगोनल है उसके एलिमेंट क्या हैं? ए और सी है। लीडिंग डायगोनल क्या है? ए सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इसका बैक डायगोनल कितना है? 0 और बी, 0 इंटू बी, वैल्यू क्या आ जाएगी? ए सी। ठीक है, अब आप देखिए आगे, अगर कोई इकाई मैट्रिक्स है, क्या हो? इकाई मैट्रिक्स, तो उससे क्या बनेगा? इकाई सारणिक बनेगी और उसका जो मान है वो हमेशा क्या आएगा? एक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसका लीडिंग डायगोनल है, उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे? एक होंगे, और एक का एक के साथ मल्टीप्लाई भी क्या होगा? एक ही होगा। अब आप देखिए आगे कि किसी सारणिक में अक्स के बहुपद हों और अक्स के स्थान पर ए रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाए तो अक्स माइनस ए सारणिक के मान का एक गुणनखंड होता है। क्या होता है? अक्स माइनस ए सारणिक के मान का गुणनखंड होगा। कोई भी सारणिक आपको दी हुई है, उसमें अगर अक्स है उसके स्थान पर आप अगर ए रख दो और उसका मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए तो वो अक्स माइनस ए उसका क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। ठीक किसी पोलिनोमियल की तरह है। अगर पोलिनोमियल में आप अक्स की जगह ए रख दो और उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो तो अक्स माइनस ए भी उस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होता है। ठीक इसी तरह से सारणिक में है। तो देखिए आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, एक एक्स एक्स स्क्वायर, एक ए स्क्वायर, एक बी स्क्वायर है। यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए और एक्स बराबर बी रखने पर डेल का जो मान है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी रखने पे क्यों हो जाएगा? क्यों इसलिए हो जाएगा, अगर आप एक्स बराबर ए रखोगे तो जो पहला और दूसरा पंक्ति है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, 1 ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर। और आपको पता है कि किसी भी सारणिक के कोई दो स्तंभ या दो पंक्ति अगर सर्वसम है तो उस सारणी का मान कितना होगा? शून्य होगा। तो अगर ए या बी रखूं तो इसका मान दो पंक्तियों का मान समान हो जाता है, जिसके कारण ये क्या होगा? शून्य हो जाएगा। इसलिए एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी सारणी की क्या है? दो गुणनखंड हैं। अब आप देखिए
सारणी की प्रारंभिक जो संक्रियाएं हैं वो आप चेक कीजिए कि यदि सारणिक डेल का क्रम 2 या 2 से बड़ा है तो R1 R2 R3 से क्रम से प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति हैं, और C1 C2 C3 क्या हैं, इनके स्तंभ हैं। अब अगर RI रिप्लेस बाय RJ से तात्पर्य है कि IV एवं JV पंक्तियों को परस्पर बदला गया है, यानी I और J को क्या किया गया है, RI या J से बदल दिया गया है। इसी तरह से अगर C के लिए लिखा जाए, कॉलम के लिए लिखा जाए, तो CI बदल दिया गया किससे, CJ से। दूसरा देखिए कि RI ट्रांसफर टू KRI, यानी RI की जगह RI को K से मल्टीप्लाई करके, यानी IV पंक्ति के प्रत्येक अवयव को K से मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। इसी तरह से कॉलम के लिए है। नेक्स्ट आप देखिए ये संक्रिया क्या है कि इसमें RI कोई पंक्ति है, उस पंक्ति को आपने RI प्लस KRJ के रूप में लिखा है, RI प्लस KRJ। इसका मतलब है उस RI पंक्ति को RI और RJ के साथ K को मल्टीप्लाई करके योग करके लिखा है। ठीक इसी तरह से आप कॉलम के लिए भी लिख सकते हो। ओके, अब आपको बताते हैं सारणिकों के गुणनफल के बारे में। देखिए सारणिकों का जो गुणनफल है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है पंक्ति से स्तंभ का गुणा, जिस तरह से हम मैट्रिक्स में किया है, जिस तरह से हमने मैट्रिक्स में किया है रो को कॉलम से मल्टीप्लाई। और जो सारणिक है उसमें जो रो से रो भी मल्टीप्लाई होता है, वो आप देख लीजिए। ये वाला जो मेथड है रो इनटू कॉलम वाला, वो तो सेम वही है जो आपने मैट्रिक्स में पढ़ा है। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके एलिमेंट्स को फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, वो रख देंगे। ठीक इसी तरह से दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक, अब आप पंक्ति से पंक्ति को मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखिए पहली पंक्ति A1 B1 है और इसमें क्या है अल्फा 1 बीटा 1, तो A1 अल्फा 1 प्लस B1 अल्फा 2 ये आ गया। ठीक इसी तरह से अब आप A1 को दूसरे रो से मल्टीप्लाई करोगे, A1 अल्फा 2 प्लस B1 बीटा 2। अब आप दूसरी रो लोगे, उसको पहली रो से मल्टीप्लाई करोगे, फिर दूसरी से करोगे, तो यहां से AT बराबर क्या आएगा, A आएगा। जिस तरह से 2 क्रॉस 2 की सारणी के लिए है, ठीक ये 3 क्रम की जो मैट्रिक्स है या सारणिक है उसके लिए भी क्या होगा, अप्लाई होगा। देख लीजिए आप, एक उदाहरण है, उदाहरण संख्या 10 है। इसमें आपको एक सारणिक दिया हुआ है और इस सारणी का मान आपको बिना विस्तार के ज्ञात करना है। किसके, बिना विस्तार की। अब बिना विस्तार की ये मान किस तरह से ज्ञात किए जा सकते हैं, जो सारणिकों के लिए आपने गुणधर्म पढ़े हैं, जो गुणधर्म पढ़े हैं उन सभी गुणधर्मों का आपको उपयोग करना है। आप देख सकते हो कि अगर इसकी पहली जो पंक्ति है उस पहली पंक्ति को मैं पहली दूसरी और तीसरी पंक्ति के योग के रूप में अगर लिख दूं, पहली दूसरी और तीसरी पंक्ति के योग के रूप में अगर लिख दें तो उसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पहली पंक्ति में पहला जो अवयव है वो A माइनस बी है, दूसरी पंक्ति का B माइनस सी, तीसरी का C माइनस ए। अगर इन तीनों का आप योग करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक इसी तरह से दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम है, जब ये जुड़ेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 0। और आपको पता है, क्या पता है कि किसी भी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव अगर 0 है तो उसका मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। ओके।